अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और हम बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस के जितने टॉपिक्स और जितने लेक्चर्स ले चुके हैं, आई होप कि वो आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ स्पेशल कस्टमर्स की, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट है। सो आज का लेक्चर अलबत्ता पार्टनरशिप अकाउंट पे होगा, जिसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट क्या है और ऑपरेशन कैसे होता है पार्टनरशिप या फर्म्स अकाउंट में। फिर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर बोरिंग करना चाहती है तो क्या प्रोसीजर है, एडमिशन कैसे होता है नए पार्टनर का, अगर रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में देखें। सो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है इस तरह, दैट पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. सो यहाँ पे पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन या बिजनेस के कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक्टिविटी जो लीगल एक्टिविटी है, अगर उसका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो हम उसको बिजनेस नहीं कहते। सो यहाँ पे यही बात है कि अगर तो कुछ लोग मिल के, और साथ में पार्टनरशिप एक्ट ये भी बताता है कि कितने लोग, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स। अगर ये लोग मिल के प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, ऑब्वियसली लॉस भी हो सकता है, सो लॉस शेयरिंग के लिए भी हो सकता है, बट पर्पस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। सो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बिजनेस करते हैं और उन सब मेंबर्स में से या तो सारे ही एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं या फिर कुछ एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी जो है वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर ओनर्स, दे आर पार्टनर्स, बट दे आर नॉट actively working for the firm, but still they will remain the members. So पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कुछ लोग, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिल के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और उनमें से सब लोग या तो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं या कुछ लोग सबके लिए एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन पे हम बात कर चुके कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन एक सर्टन प्रोसीजर है जिसमें पार्टनरशिप डीड बनती है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप से उसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तब हम उसको कहते हैं द फर्म हैज़ बिन रजिस्टर्ड। उसके कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसानात भी थे। बहरहाल नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो है उनके नुकसानात की अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांटेजेस होंगे रजिस्टर्ड फर्म के, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है नॉन रजिस्टर्ड फर्म का वो ये है कि कोई भी सूट, कोई भी मुकदमा, कोई भी केस कोर्ट में नहीं लेके जा सकती नॉन रजिस्टर्ड फर्म, चाहे वो पार्टनर्स के खिलाफ है। दैट मीन्स अगर पार्टनर्स में खुद से कोई डिस्प्यूट आ गया है, कुछ पार्टनर्स के आपस में क्लैशेस हो गए हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस ठीक से फॉलो नहीं हुए जिसकी वजह से पार्टनर्स अब आपस में इन एम्बिग्विटी हैं, so, ऐसी सूरत में बिकॉज द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, लॉ की नज़र में या कानून की नज़र में उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करवाई गई थी पार्टनरशिप, तो कानून तो अनरजिस्टर्ड को मानता नहीं है। सो ऐसे केस में कोई भी मुकदमा, कोई भी सूट ना तो पार्टनर पे फाइल किया जा सकता है, ना पार्टनर फर्म पे कर सकता है, ना पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। अलबत्ता जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं या जो कोई और इदारा है, कोई कंपनी है, वो अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ द फर्म डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। So if it does not exist, how can a person, how can a firm bring a case to the court? So ऐसे सिनेरियो में नॉन रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो ना तो पार्टनर एक दूसरे पे कोई केस फाइल कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई क्लैश आ गया, और ना ही पार्टनर फर्म पे और ना ही फर्म पार्टनर पे अगर वो अनरजिस्टर्ड फर्म है। तो ऐसी सूरत में, और ना ही इवन आउटसाइडर्स के लिए लाइक थर्ड पार्टीज। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म है एबीसी के नाम से, और किसी कंपनी ने उस एबीसी फर्म जो कि अनरजिस्टर्ड है उसके साथ फ्रॉड किया,
Now, in that case, that unregistered firm cannot file a suit against the company because it is unregistered, it has not been created in the eyes of law. यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वी हैव डिफरेंट रेगुलेशंस एंड डिफरेंट लॉज. फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑर्डिनेंस है तो वो बैंकिंग पे अलग से अप्लाई होता. क्रिमिनल कोर्ट है या क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं तो वो अलग से क्राइम से रिलेटेड है. सिमिलरली बैंकिंग कोर्ट्स अलग होती हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होती हैं. कुछ राइट्स ऐसे हैं जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके अगेंस्ट आप पर्सनल कैपेसिटी में तो ज़रूर केस कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव में, फर्म के पर्सपेक्टिव में, अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप फर्म के पर्सपेक्टिव में केस नहीं कर सकते. अलबत्ता पर्सनल सिटी में कि आपका बेसिक ह्यूमन राइट वायलेट किया गया है, उस पर सिविल कोर्ट में केस हो सकता है. So non-registration firm should be registered, as non-registered firm cannot bring suit to enforce a right arising out of a contract against outsider. Neither firm nor partner can sue. So that means ना partner एक दूसरे पे कर सकते हैं, ना partner firm पे कर सकते हैं, ना ही partner एक outsider पे कर सकता है, और ना ही firm outsider किसी भी institute पे कोई केस कर सकती है if it is unregistered. अलबत्ता लॉ अलाउ करता है कि आप चाहें तो रजिस्टर्ड फर्म बनाएं, चाहे तो अनरजिस्टर्ड बनाएं, बट बैंक अकाउंट ओपन नहीं करता अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है या फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो. देन देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्लोज written in the book which I have copied here. Under section 19(2)(b), a partner has no implied authority to open a bank account on behalf of the firm in his own name. आपने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप अकाउंट या पार्टनरशिप बिजनेस इम्प्लाइड अथॉरिटी रखता है. दैट मीन्स अगर एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कोई ऑब्लिगेशन ऑन करता है, कोई बाइंडिंग लेता है अपने पे, तो वो एक्टिंग फॉर ऑल कर रहा है. दैट मीन ही इज एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. उसका किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी तमाम पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग होगा. दैट मीन्स एक पार्टनर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो बाकी तमाम पार्टनर्स पे वो बाइंडिंग है उसको पूरा करना. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी या एम्प्लॉयड अथॉरिटी. But in this case, when we are talking about the Partnership Act and Section 19(2)(b), it says कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी पार्टनरशिप पे तो अप्लाई करती है लेकिन बैंक पे अप्लाई नहीं करती. यानी कि अगर एक फर्म है तो उसका कोई भी एक पार्टनर अपने ज़ाती नाम पे फर्म का अकाउंट नहीं ओपन कर सकता. यानी कि फर्म का जो अकाउंट है वो हमेशा फर्म के नाम पे ही होगा. फॉर एग्जाम्पल एक 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और उस फर्म का नाम है ABC. तो मिस्टर ए जो है वो फर्म का अकाउंट अपने नाम पे यानी कि सिर्फ मिस्टर ए के नाम पे ओपन नहीं कर सकता, और सिमिलरली अपना ज़ाती अकाउंट ABC के नाम पे ओपन नहीं कर सकता. इन अदर वर्ड्स, फर्म का नाम बैंक में जो अकाउंट ओपन किया जाएगा दैट द सेम जो कि फर्म का नाम था, यानी कि ABC फर्म. तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि पार्टनरशिप में वैसे तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि अगर एक पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बाकी उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन बैंकिंग के सिनेरियो में अंडर सेक्शन 19(2)(b) एक इंडिविजुअल फर्म का नाम यूज़ करके अपनी ज़ाती कैपेसिटी में ना तो अकाउंट ओपन करवा सकता है और ना ही फर्म का अकाउंट अपने नाम पे इशू करा सकता है. सो फर्म का नाम ही जो होगा उसी नाम पे बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा. सो बैंकर शुड ऑलवेज ओपन फर्म्स अकाउंट ऑन फर्म नेम. एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. सो यहाँ पे वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि अगर किसी एक पार्टनर ने फॉर्म साइन कर दिया तो सब पार्टनर्स के लिए वो अकाउंट ओपन हो गया या फर्म अकाउंट ओपन हो गया. ऐसे सिनेरियो में अगर फर्म अकाउंट ओपन होना है तो वो फर्म के नाम पे होगा, नंबर 1, और तमाम पार्टनर्स उसको साइन करेंगे, एग्री करेंगे, तो फिर वो फर्म अकाउंट ओपन होगा.
देन वाइल ओपनिंग द पार्टनरशिप अकाउंट फॉलोइंग थिंग्स आर मैंडेटरी. जब भी कोई पार्टनर साइन कर रहा है या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर रहा है तो उस पर जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, दैट इज़ नंबर 1, अकाउंट शुड बी ऑन द फर्म नेम. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ऑल पार्टनर्स शुड साइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हु मस्ट स्टेट क्या क्या लिखा होना चाहिए उस पर. नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस, फॉर एग्जांपल फर्म का बिजनेस टेक्सटाइल रिलेटेड है, सीमेंट रिलेटेड है, और लेट्स से शुगर रिलेटेड है. सो जो भी उस फर्म का बिजनेस है इट शुड बी स्टेटेड. देन नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी रिटन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. नेम ऑफ दोज हु आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट. नाउ ये हो सकता है कि मेंबर्स जो हैं वो 15, 16, 17, 18 हैं. दे ऑल शुड साइन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बट हो सकता है कि वो 18 के 18 लोग ऑपरेट नहीं करें, उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ऑपरेट करेंगे. सो इट शुड ऑल्सो बी रिटन दैट who is authorized to operate that account. Then person other than partner may also be authorized to operate the account. So ऐसा भी हो सकता है कि अगर 15 पार्टनर्स हैं लेकिन अकाउंट ऑपरेट कोई आउटसाइडर करेगा, कोई लेट से कोई एम्प्लॉई है, कोई मैनेजर है या कोई थर्ड पार्टी है. सो इट इज़ पॉसिबल कि अकाउंट जो है वो पार्टनर्स ऑपरेट ना करें बल्कि आउटसाइड द पार्टनर ऑपरेट कर सकता है. बट तमाम पार्टनर्स का इस चीज़ को साइन करना, अकाउंट ओपनिंग को एग्री करना, टर्म्स एंड कंडीशंस को ये बताई गई डिटेल्स प्रोवाइड करना, दिस इज़ मैंडेटरी. एंड फर्दर एक अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई ऑल दोज थिंग्स के फर्म का बिजनेस क्या है या एड्रेसेस क्या है और ये सारे मामला. बट इफ़ इट इज़ अ रजिस्टर्ड फर्म देन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि रजिस्ट्रार ऑफिस से या क्योंकि वो फर्म रजिस्टर्ड है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है रजिस्ट्रार के पास. सो उसकी रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है उससे ये तमाम चीज़ें वेरीफाई की जा सकती हैं. और ये दी गई तमाम डिटेल्स में से अगर कोई डिटेल चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बैंकरप्ट हो गया, सो ऐसी सूरत में उस अकाउंट के तमाम अथॉरिटीज़ या मैंडेट्स या जिसको अथॉरिटी दी गई थी ऑपरेट करने के लिए वो इमीडिएटली रिवॉक कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी अनटिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस. सो अगर किसी थर्ड पार्टी को मैंडेट दिया हुआ है या थर्ड पार्टी को ऑथराइज़ किया हुआ है कुछ भी अकाउंट ऑपरेट करने के लिए और अगर पार्टनर में से किसी की डेथ हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाता है, सो ऐसे सिनेरियो में उन अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा. दैट मीन्स उनकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं होगा बल्कि तमाम पार्टनर्स उसके बाद जो नई इंस्ट्रक्शंस देंगे द अकाउंट विल बी ऑपरेटेड अकॉर्डिंगली. ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी. जस्ट हैव लुक ऑन इट. दैट डिटेल्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड पार्टनरशिप डीड बिकॉज इट्स रिटन, इट्स रजिस्टर्ड, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है. एंड ऑल मैंडेट्स एंड अथॉरिटीज़ आर ऑटोमेटिकली रिवॉक्ड by any change in the constitution of the firm, either by death or bankruptcy of a partner or retirement or annulled and induction of a new partner. So by any means अगर पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज होता है, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया कोई पार्टनर, डेथ हो गई, नया पार्टनर आ गया, रिटायर हो गया, सो ऐसे सारे सिनेरियो में वो तमाम मैंडेट्स और अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी, रिवॉक कर दी जाएंगी अनटिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस. Alright, then let's talk about the operations of the firm's account. Number 1, it is implied and it is very basic कि अकाउंट जो है वो हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होना चाहिए जो अकाउंट ओपनिंग के वक्त दी गई थी. कौन ऑपरेट करेगा, कितने सिग्नेचर्स के साथ ऑपरेट होगा, किसका मैंडेट है, कौन ऑथराइज है अकाउंट ऑपरेट करने को. सो ये सारी डिटेल्स इट विल रिमेन द सेम एज वर प्रोवाइडेड वाइल ओपनिंग द अकाउंट और उन्हीं को बैंक फॉलो करेगा. Then here we have discussion कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी की जो हमने बात की. सो पार्टनरशिप में एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है. एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक पार्टनर कोई एक्ट करता है, बिकॉज एवरी पार्टनर इज़ अ म्यूचुअल एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो अगर कोई एक पार्टनर कोई बाइंडिंग लेता है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो वो सब के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है. सेम इज़ द केस है. शायद क्वेश्चन भी पूछा गया था एक क्लास में, सो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि पहली बात ये क्लियर है कि कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी वहाँ पे नहीं लगेगी कि कोई एक पार्टनर फर्म का अकाउंट अपने नाम पे ओपन करा ले या अपने नाम पे फर्म का अकाउंट ओपन करवा ले, वहाँ पे एम्प्लॉयड अथॉरिटी अप्लाई नहीं होगी. लेकिन अगर कोई
6-7 पार्टनर मिलके एक अकाउंट, फर्म का अकाउंट ओपन करवाया फर्म के नाम पे, और एक पार्टनर कोई अमाउंट विदड्रॉ करवाता है, नाउ हेयर एम्प्लॉयड अथॉरिटी विल अप्लाई. That means a partner can act as an agent of all other partners and at the same time principal of all other partners. So अगर वो authorized है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग के वक्त इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ये 2-3-4 लोग जो है वो अकाउंट ऑपरेट करेंगे, और अगर वो अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो उसकी बाइंडिंग तमाम पार्टनर्स पे आएगी, डिस्पाइट के कोई अकाउंट ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज दे हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी. सो बाय एनी मीन्स, चाहे वो प्रोमिसरी नोट की इंडोर्सिंग है, चाहे वो चेक विड्रॉल है, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई ट्रेडिंग है, सो जो भी वो ट्रांजैक्शन हुई है वो बाइंडिंग होगी तमाम पार्टनर्स के ऊपर. फिर उसके बाद अ सेपरेट लेटर इज टेकन इन पर्सनल कैपेसिटी बाय ऑल पार्टनर्स वेयर इन ऑल पार्टनर्स एज्यूम लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू द बैंक एज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी. आपको जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई किसी एक की लाइबिलिटी है, कोई ऑन करता है पार्टनरशिप में, तो वो सबकी लाइबिलिटी है, और अगर सब करते हैं तो वो उस सारों की लाइबिलिटी को एक बंदा पूरा करेगा. दैट मीन्स वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लेट्स से A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं और मिस्टर ए ने कोई लाइबिलिटी ली है, तो इसका मतलब है इट्स अ जॉइंट लाइबिलिटी, इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स A, B, C एंड D. राइट के वली सिर्फ एक ने. और सिमिलरली जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी को हम रिवर्स लें कि C, B, C, D 3 लोगों ने या चलें A, B, C, D चारों लोगों ने कोई ऑनरशिप ली थी, कोई लाइबिलिटी ली थी, कोई ऑब्लिगेशन ली थी, और अब उसमें से 2 C और D लेट से फॉल्ट कर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी, बल्कि अब वो सेवरली ट्रांसफर हो जाएगी. C और D की लाइबिलिटी B और A को भी पूरी करनी पड़ेगी. और लेट से अगर B भी डिफॉल्ट कर जाता है तो B की और C की और D सब की लाइबिलिटी A पूरी करेगा, अनटिल कि लाइबिलिटी पूरी वेव ऑफ नहीं हो जाती या फिर A भी बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता. इस पर्पस के लिए, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी के लिए, या बैंक अपना रिस्क और एक्सपोजर कम करने के लिए एक सेपरेट लेटर, एक सेपरेट गारंटी, एक सेपरेट इंडेमनिटी आप इसको कह सकते हैं, वो लेता है कि जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी भी होगी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी ली तो सब उसको पूरी करेंगे, और अगर सबकी है तक लाइबिलिटी पूरी नहीं हो जाती, हर इंडिविजुअल सेवरली इंडिविजुअली भी उसका रिस्पॉन्सिबल है. सो बैंक जो है वो एक मैंने आपको भी बताया कि रजिस्टर्ड फर्म जो है उसका अकाउंट ऑपरेट करेगा या ओपन करेगा, और अनरजिस्टर्ड को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है प्रैक्टिकली, बिकॉज द बैंकर कैन नॉट निगेट ओपनिंग अकाउंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म. रीज़न ये है कि जब लॉ ने अलाउ किया है किसी भी फर्म को, चाहे वो, अगर वो चाहे तो रजिस्टर रहे, चाहे तो वो अनरजिस्टर्ड हो, सो जब लॉ ने अलाउ किया है, सो दैट मीन्स इट इज़ लीगल. बट ड्यू टू इम्प्लिकेशंस और ड्यू टू डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ या मुश्किलात की वजह से बैंकर कोशिश करता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म का अकाउंट ऑपरेट ना किया जाए या ओपन ना किया जाए, बिकॉज उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन नहीं है. बहरहाल ये जो लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, दिस लेटर ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों से लिया जाता है ताकि बैंकर अपने आप को सेफ रख सके इन केस ऑफ एनी ऑब्लिगेशन. लेकिन दिस इज एन एडिशनल लेटर, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट जिसमें सारी रूल्स रेगुलेशंस लिखी होती हैं, सो वो मौजूद रहेंगी. एंड दिस लेटर इज अ सेपरेट एंड एडिशनल लेटर विच विल बी टेकन फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म जिन्होंने भी अकाउंट ओपन करवाया, जिन्होंने भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन किए. So today we have talked about the partnership account. उसमें मेन टेक्निकलिटीज़ क्या हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, जैसा कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ज़रूरी है, और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर हर पार्टनर का इंडिविजुअली एग्री करने से मतलब साइन करना और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना. एंड सिमिलरली उनके एड्रेसेस, नेचर ऑफ फर्म बिजनेस, वो तमाम डिटेल्स को मेंशन करना जो कि वेरीफाई की जाएगी. अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है तो पार्टनरशिप डीड से, और जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है. इट्स ऑलमोस्ट कन्वीनियंट फॉर अ रजिस्टर्ड फर्म, बट फॉर अनरजिस्टर्ड ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट. सो वहाँ पे पर्सनल विजिट्स भी किए जाते हैं एक फर्म की लोकेशन को, सो दैट के कोई एनॉमली या कोई फ्रॉड ना हो सके.
फिर उसके बाद हमने बात की ऑपरेशन ऑफ फर्म अकाउंट की, कि फर्म अकाउंट में एम्प्लॉयड अथॉरिटी का क्या रोल है, और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जिसको हमने जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की बात की, वो साइन करवाया जाता है, बैंकर अपने आप को सेव करने के लिए वो करता है। एंड अगेन इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद पार्टनरशिप पे ही बात करेंगे, जिसमें बोरिंग बाय अ पार्टनरशिप और एडमिशन और विड्रॉल या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप पे बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।